कि ऐसी आग के अंदर इस मुल्क को मत झोंकें। इसलिए मत झोंकें कि अगर ये आ गए, जिसे आप बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, वो सिर्फ मुंशी है और वो भी मुंशी शरीफ खानदान का है, और जिसको आप बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नालियां गटर पुल साफ करने की है। और वक्त ने साबित किया ना, जो सीपीआई जब हमारा दौर था जिसके ऊपर महंगाई मुकाओ मार्च किया गया था 12% था, आज 32% का है। जो फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजें 16% पे बता रही हूँ, 16% थी, इस वक्त जो है सारा कंपैरिजन मैंने रखा है। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार अगर किसी को ठहराया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस नई हुकूमत को ठहराया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण आज ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान की चमची ये सीधा सीधा बता रही है कि चपड़ासियों के हाथ में पाकिस्तान सौंप दिया गया है, जिनसे ना ही तो आईएमएफ से कोई डील हो पा रही है और ना ही आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सोचा जा रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के पास एक धेला नहीं है अपनी आवाम के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, क्योंकि आईएमएफ जैसे संस्थान ने पाकिस्तान को जब से लात मारी है तब से पाकिस्तान की हालात इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि पाक आवाम अब घुट घुट के मरना शुरू हो चुकी है और एक टाइम के खाने पे आ चुकी है। तो दूसरी तरफ कैसे इमरान खान की चमची ये कैसे एंकर से भिड़ चुकी है इस सवाल पे कि पाकिस्तान को इमरान खान किस तरीके से सरवाइव करवा पाएगा, या उसके पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि पाकिस्तान वापस पटरी पे आ जाए। तो दोस्तों देखिए डिबेट। ऑब्वियसली ये नविश्ता दीवार है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, इन केस इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ को हटाकर वजीर आजम इमरान खान बना दिए जाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार को हटाकर शौकत तरीन को लगा दिया जाता है, तो क्या इस बात की जमानत है कि माशी नक्शा यकसर बदल जाएगा? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, आपने जो सवाल किया मैं तो एक कंपैरिजन रखूंगी, कंपैरिजन के बाद अवाम को खुद फैसला करने दे। पहली चीज, खान साहब ने शौकत तरीन साहब को न्यूट्रल्स के पास भेजा था कि ऐसी आग के अंदर इस मुल्क को मत झोंकें। इसलिए मत झोंकें कि अगर ये आ गए, जिसे आप बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, वो सिर्फ मुंशी है और वो भी मुंशी शरीफ खानदान का है, और जिसको आप बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नालियां गटर पुल साफ करने की है। और वक्त ने साबित किया ना, जो सीपीआई जब हमारा दौर था जिसके ऊपर महंगाई मुकाओ मार्च किया गया था 12% था, आज 32% का है। जो फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजें 16% पे बता रही हूँ, 16% थी, इस वक्त जो है सारा कंपैरिजन मैंने रखा है 46% के ऊपर है। ये सारे कंपैरिजन की बात नहीं है, नहीं मुझे बताइए कि सब आवाम को ये समझना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज द करंट इनकॉम्पिटेंट हुकूमत। ये जो हुकूमत बैठी है ये वो है जो ना एक्सपोर्ट बढ़ा सकी ना। देखिए मेरी बात सुने, नहीं एक दूसरे पर रेहान सब देखिए मेरी बात सुने, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये कीचड़ उठाने का टाइम नहीं है, ये एक दूसरे को मलाइन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अवाम दो वक्त की रोटी को तरस चुकी है और इस मामले को सेटल करते हैं। 4 फरवरी 2022 को आपका आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ था और मुआहिदा ये हुआ था कि आप नवंबर से बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल पर 4 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ेगी और हर महीने बढ़ेगी, नवंबर से बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब ये 30 रुपए फी लीटर तक नहीं आ जाती है। आपकी हुकूमत में इमरान खान साहब ने इस मुआहिदे के होने के बाद, यानी 4 फरवरी को मुआहिदा होता है, 28 फरवरी को कौम से खिताब किया जाता है और उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने की बजाय 10 रुपए कम कर दिया जाता है, बिजली की कीमत को बढ़ाने की बजाय 5 रुपए मजीद कम कर दिया जाता है। ऐसे में आईएमएफ को नाराज किया जाता है, आईएमएफ के साथ किए गए मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और आज हमें वो भुगतना पड़ रहा है। रेहान साहब अब बड़े आराम से मेरी बात, आपने लंबी चौड़ी बात कर दी। आईएमएफ का नया मुआहिदा कब हुआ है मैं बता दूं तारीख, 29 अगस्त 2000। एक सेकेंड, आईएमएफ का नया मुआहिदा कब हुआ है? और एक सेकेंड देखिए, आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की, मैंने आराम से आपकी सुनी ना। हौसला इसलिए क्या करें कि मैं फिगर्स दे रही हूं। 29 अगस्त 2022 को आईएमएफ का नया मुआहिदा करती है नून लीग की हुकूमत, चाहे आप मिफ्ता को इसमें कल्परेट करें चाहे इसहाक डार को करें। उसके बाद इसहाक डार साहब 4 महीने उस आईएमएफ के मुआहिदे को सिर्फ इसलिए लटकाने की कोशिश करते हैं कि और आईएमएफ को तड़ियां लगा
रहे होते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें जानता हूं, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। डॉलर तब ये क्यों आपने ये बातें इनसे नहीं पूछी थी कि अभी वो एक मिनट नहीं, ये 29 अगस्त को मुआहदा नहीं हुआ, 29 अगस्त को मुआहदा नहीं हुआ। 29 अगस्त को शौकत तरीन साहब ने दोनों सूबाई वज़राए खजाना को टेलीफोन करके कहा कि जो कमिटमेंट आपने दी आपने उस कमिटमेंट से रूगर्दानी करनी है ताकि इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए। सब प्लीज एक मिनट मेरी एक बात सुन ले आप, प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। फैक्ट्स शुड नॉट बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगी। फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करिएगा। फैक्ट्स आपको नहीं पता ना, इसलिए कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई कैन से बेटर थिंग्स ऑन द इकोनॉमी रादर देन यू। जो आप लिखा हुआ पढ़ेंगे मैं उससे बेहतर आपको बता दूंगी। लेकिन मेरे उस सवाल का जो मैं पढ़ रहा हूं, जिस चीज को आप, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप उसका जवाब तो दीजिए ना। एक सेकंड रेहान साहब, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्विस्ट कर रहे हैं, एक सेकंड मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने नया मुआहदा किया, जिस नए मुआहदे को इन्होंने 4 महीने डिले किया और उस 4 महीने की कॉस्ट आज अवाम, आज ये पूछ रहा हूं कि जिस वक्त आपने आईएमएफ से कमिट किया था कि आप पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई थी 28 फरवरी को? उस वक्त बिजली की कीमतों में कमी क्यों की थी आपने? अगर ये मिसट्रस्ट आपने क्यों पैदा किया था? इट्स अ कॉमन, नहीं मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इतनी कॉमन सेंस की चीजें, इमरान खान का जो था ना टैक्स रेवेन्यू वो सरप्लस में जा रहा था। आज इस वक्त सूरत हाल इस मुल्क की है कि 700 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, 500 अरब का इकट्ठा करते हैं और शादियाने बजाते हैं, 20% के ऊपर कर्जा लेते हैं और शादियाने बजाते हैं, IMF को कड़ियां लगाते हैं। और एक सेकंड, अब आप नहीं बोलेंगे, एक मिनट, अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि एक सेकंड रेहान साहब आपको देखिए, एक सेकंड, मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करी, मैं अवाम को ये बताना चाह रही हूं कि अवाम का लिया हुआ सरप्लस टैक्स इमरान खान उन्हीं के ऊपर लगा रहा था। देखिए मेरी बात सुनिए, हम तो आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म कर रहे थे इसलिए कि हमारा सरप्लस बजट भी था, हमारी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा थी, हमारी रेमिटेंसेस भी ज्यादा थी, हमारी ग्रोथ भी ज्यादा थी। जब आपके पास एक सरप्लस बजट होता है, एक सेकंड, आईएमएफ प्रोग्राम डीरेल तब होता है जब आईएमएफ के साथ आप इन शराइत के ऊपर जाए। एक सेकंड, आईएमएफ के साथ आपकी डील तब खराब होती है जब आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे। आईएमएफ आपको कहता क्या है? आईएमएफ आपको यह कहता है कि आप अपनी सारी चीजों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। यहां पर सूरत हाल ये कि रिजर्व्स इनके पास है नहीं, टैक्स का रेवेन्यू ये पूरा नहीं कर सके, बजट डेफिसिट पिछली दफा से 24% बढ़ रहा है। यहां पर सूरत हाल ये, एक सेकंड देखिए मेरी एक बात सुने, यहां पर जिस चीज की और आप शौकत तरीन की जिस वीडियो की बात करें और ऑडियो की बात करें, मैं उसमें भी आपको एक चीज के क्लैरिटी दे प्रेस रिलीज आपके सामने रख देता हूं। वो बात ये कर रहे हैं कि आईएमएफ के साथ मेरे पास आईएमएफ के, एक मिनट, मेरे पास आईएमएफ का डेटा, आपने जो बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आते हैं, 10 अप्रैल को आपकी हुकूमत चली जाती है, 24 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ मिशन से मुलाकात करते हैं और आईएमएफ मिशन एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं। वो प्रेस रिलीज कम होती है और आपकी हुकूमत पर चार्जशीट ज्यादा होती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि जितनी कमिटमेंट्स आपने की थी, आपको सब्सिडीज हटाने का कहा गया था, आपने मजीद सब्सिडीज दे दी। हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरी हुकूमत पे कोई चार्जशीट नहीं है, क्योंकि मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 6% की ग्रोथ है, मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि 12% की इन्फ्लेशन है, मेरी हुकूमत की चार्जशीट है कि $40 बिलियन की एक्सपोर्ट है, मेरी नहीं वो नहीं, शौकत तरीन ने जो बात किया मैं उस बात पर भी आ जाऊं। उन्होंने बात ये की थी और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया था कि आईएमएफ से झूठ मत बोले, हम आपको सरप्लस बजट सूबों से इकट्ठा करके नहीं दे सकते, इसलिए कि यहाँ पर सैलाब के हालात है, हमने अपनी अवाम को रिलीफ देना है। अगर सच बोलना झूठ है तो ठीक है, मुझे ये बता दें, क्या हम इलेक्शंस के मुताबिक हो सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं, क्या ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में हम इलेक्शंस के मुताबिक हो सकते हैं? क्या हम इस बात के मुताबिक हो सकते हैं कि एक हल्के में इलेक्शन कराने के 1 अरब 20 करोड़ रुपए सर्व किए जाए? क्या इतने पैसे हुकूमत की किटी में है इस वक्त? नहीं, एक सेकंड रेहान साहब, असल में ना मसला है कि आपने लंबी चौड़ी बात करनी होती है, सुननी बात कम होती है। पहली चीजों के ऊपर आ जाए ना, मैं पहली चीज आपको क्लियर कर दूं, हमने सरप्लस बजट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया, पेट्रोल के अंदर रिलीफ दिया, अवाम से टैक्स कलेक्ट किया, अवाम पे खर्च किया। चले हम बहुत बुरे थे, अवाम के रिलीफ का सोच रहे थे, सेहत कार्ड देके, कामयाब जवान कार्ड देके, किसान कार्ड देकर उनको, लेकिन नहीं मैं आपको बता रही हूं ना, लेकिन हमने सब्सिडी दी 57 अरब की 3 महीने। एक सेकेंड, एक मिनट, मेरी एक बात सुने, 3 महीने इन्होंने उसी चीज को कंटिन्यू किया, उसको डिसकंटिन्यू कर लेते, और इसके बाद जो इतना आपने पेट्रोल ओवर
प्राइसिंग के ऊपर लाकर सिर्फ इसलिए कि हमारे बजट के खसारे को आपने शो करना था, आप ना करते। यही तो बात मैं आपको बताना चाह रही हूं। और दूसरी बात, IMF का मुआहदा डिले किया है उस डॉलर जिस डॉलर हमारे ऊपर 1% की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए कि हम जो हालात छोड़ के गए थे, अच्छा चलिए मुझे बड़ा सादा सा सवाल का जवाब दो। एक साल के अंदर मेरे मुल्क को दिवालिया के तौर पे लेकर आए, आलिया हमजा को रोने पे मजबूर। आलिया हमजा साहब, अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है, मेरे जवानों की आपकी हुकूमत आ जाती है, तो आपके पास क्या हल होगा माशी मुश्किल से निकलने का? जिस मुश्किल में आज हम हैं, इससे निकालने का हल क्या आपके पास? रेहान साहब, ये वही वाली हुकूमत है जो 20 अरब डॉलर का करंट सवाल का जवाब देना, 1 अरब डॉलर पर लेकर आई थी। ये वही वाली हुकूमत है। आप अपनी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज को देखते हुए बताइए कि आपके पास हल क्या है। मेरे सवाल का जवाब देना। रेहान साहब, तो मैं सवाल का ही जवाब दे रही हूं, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना। वही हुकूमत, आप अब सुन लेना, वही हुकूमत थी जिसने 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट 1 अरब पर लेकर आई थी। हमारी ही हुकूमत थी जिसने 23 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को 40 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आया था। 15 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 20 अरब डॉलर पर लेकर आए थे। 1 अरब की एक्सपोर्ट को 3 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आए थे। हमने करके नहीं दिखाया। ये बताइए क्योंकि ये इकोनॉमिक, क्या आईएमएफ के बगैर पॉसिबल है? मुझे अगर आप सिर्फ 1 मिनट दे देंगे, आप अपनी मईशत को आईएमएफ के बगैर चला सकते हैं। 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दें, आप मुझे अनइंटरप्टेड अगर 1 मिनट दे देंगे तो अवाम को बात समझ में आ जाएगी। मैं चीख नहीं सकती जो मैं कॉन्टिन्यूसली आपसे रिक्वेस्ट करूं। मुझे ये बताइए कि आईएमएफ के बगैर माशी मुश्किल का हल है आपके पास कोई? 1 मिनट रेहान साहब, प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। इतना मेरा राइट है, इतना मेरा राइट है। मुसलसल आप ही बोल हम इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे रहे थे, हम सेहत कार्ड अवाम को दे रहे थे, हम किसान कार्ड और किसान को सब्सिडी दे रहे थे, हम कामयाब जवान प्रोग्राम दे रहे थे, हम लंगर खाने खोल रहे थे, हम पनाहगाहें खोल रहे थे, हमारे पास रेमिटेंसेस एक्सेस में आ रहे थे, हमारे जो रिजर्व थे वो आपको पता है 16 अरब डॉलर के थे, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारे लोगों को 55 लाख लोगों को रोजगार मिला था। आज इस वक्त नहीं कह रही, हफीज पाशा साहब की स्टेटमेंट है 1.5 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगारी और खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स के मैं आपको बता देती हूँ, ये भी सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स नहीं थे, इसमें कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स भी थे। ऑब्वियसली ये क्युमुलेटिव आज जो आप लोगों के चैनल, एक सेकंड, नहीं आज जो आपके चैनल ही 9 अरब, नहीं देखिए ये